डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। अब वक्त आ गया है एग्जाम से पहले असली एग्जाम का। एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए ये वो मॉक टेस्ट की सीरीज है जिससे आप 35 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और आज देखेंगे कौन करेगा इसे क्रॉस और बनेगा मेंस चैंपियन। न्यू पैटर्न के साथ 15 प्लस क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और हर सवाल आपसे सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक्स, नए अपडेट्स, सब चीज देखने वाले हैं। ये आपकी सीरीज है आईबीपीएस क्लर्क मेंस को सिलेक्टेड टारगेट करके रखा है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी है। और अक्टूबर सितंबर मंथ जो भी बहुत क्रुशियल होता है हमारे एग्जामिनेशन के पहले, ये सीरीज कंटिन्यू 3 सीरीज आएंगी। अक्टूबर मंथ की 3 सीरीज, सितंबर मंथ की 3 सीरीज बैक टू बैक। तो चलिए दोस्तों, आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। लेट्स बिगिन जीए मॉक टेस्ट 5। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे ये वाले टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखी है। लेकिन उसके बाद आपको एक सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है। मोहित ने बताया मिस्टेक जिससे 5 मार्क्स उसके कट गए हैं मेंस में। मेंस से फाइनल रिजल्ट तक का पूरा सफर एक पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मेंस के पहले बहुत जल्द। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जुड़िए। लेकिन आज के टेस्ट शुरू होने से पहले ये जो हमारे एलिमेंट्स है जिसपे हमारा टेस्ट फोकस्ड है, ये है आपका पेपर का सिलेबस और ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपके लिए बोनस मार्क का भी एक बुफे रखा है लास्ट में, जो इसको अंत तक देखेगा वही ये बोनस मार्क पाएगा। और केबीसी की तरह जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि घड़ी, तो ये रही हमारी यहाँ पे टाइमर। टाइमर के साथ ये मॉक टेस्ट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, साथ में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड इंडिया इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन सितंबर 2025। New Zealand and Saudi Arabia were designated partner countries while Japan, UAE, Vietnam, Russia participated as focus country. Okay. B statement बोल रहा है the Alana Group, leading food and agribusiness in India, participated as the gold sponsor of the World Food in India. Okay. World Food 2025 secured an investment of rupees 1.02 lakh crore through MOUs with major contribution from Reliance Consumer Product Limited, Coca-Cola bottlers, Amul and Nestle. 10 सेकंड बच गए हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? आपको डेटा पता है तो आप बिंदास सॉल्व करेंगे और जिसने कर दिया है वो अभी तक आगे भी बढ़ चुका होगा। लेकिन अब मैंने इसीलिए यहाँ पे कीवर्ड्स, यहाँ पे गुलाबी, लाल, हरे कलर में, क्योंकि आपका फोकस इन एरियाज पे जाए। जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब देखो कि कीवर्ड एग्जामिनर हमको देता है। ओके, चलिए टाइमर समाप्त हो रहा है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ई, मतलब सभी करेक्ट है। तो जानते हैं कि ये वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है। ठीक है, ओके, चलो। अब आपको थोड़ा-सा मैं कहानी के रूप से पहले समझा देता हूँ ताकि समझो, क्योंकि हम ये मॉक दे रहे हो समझ रहे हैं। जब भी मॉक देने बैठो शांति से एक पेन और पेपर लेके बैठो। क्या है देखो, जो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम है एक ऐसा मेला है जहां भारत और दुनिया के लोग मिलकर खाने पीने की चीजों पर बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी दिखाते हैं और भारत में निवेश करने का मौका ढूंढते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे किसान भाई जो है उनको फायदा होगा, रोजगार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब आपके माइंड में एक बैकग्राउंड बन गया कि हाँ, वर्ल्ड फूड इंडिया एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट है जिससे भारत सरकार कुछ सालों में करवाती है ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि भारत में खाने पीने की चीजों मतलब फूड इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ रहा है। ओके, ये एक व्यापार का भी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब भारत में विदेश में जो खाने-पीने से जुड़ी कंपनियाँ हैं, वो भाग लेती है। जैसे दूध से कोई कंपनी होगी, अनाज, फल, सब्जी, पैक्ड फूड, मसाले, ठंडा पेय, जो कोका कोलास कंपनी है, यहाँ पे दिख रही है आपको। अब हमारे आंसर की बात करते हैं, तो देखो इसका पहले एम क्या होता है? देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि किसानों की जो पैदावार होती है, उसका बेहतर दाम निकालना और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा यहाँ पे पैरामीटर बनता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, एग्जीबिशन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है और फूड फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सितंबर में करा गया है और फ्लैगशिप इंटरनेशनल इवेंट है इंडिया एज अ ग्लोबल फूड हब। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, कीवर्ड था, तो वो पूछेंगे कि क्या न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया ये पार्टनर कंट्री थे? जी हाँ, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया पार्टनर कंट्री थे। जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया जो थे वो फोकस्ड कंट्री थे। जी हाँ, आपने सही बोला है। उसके बाद इंडिया लार्ज, ये क्वेश्चन स्टैटिक में पूछता है और इसके पहले कई एग्जामों में पूछा गया कि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, अनियन और पल्सेस का। और इस टेस्ट सीरीज में आत्मनिर्भर पल्सेस की स्कीम समझाई गई है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर कैन, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्स। अब मेन इंपॉर्टेंट जो हमें अपना जो ध्यान है यहाँ केंद्रित करना है, यहाँ फोकस करना है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.02 लाख करोड़, जो हमारे पहले ऑप्शन में दिया था। तो ठीक है, 1.02 लाख करोड़। तो उसके बाद मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, द कोको कोला सिस्टम इन इंडिया, अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव जो मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है और नेस्ले इंडिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो था कि ई, ऑप्शन नंबर ई, ऑल एबीसी आर करेक्ट। तो ऐसे पैटर्न से आपको पढ़ना है। इसकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको मैं पूरा एनालिसिस भी करवा रहा हूँ और क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ। ये टेस्ट आधारित है अक्टूबर मंथ के, सेम बैक टू बैक 3 टेस्ट सीरीज आने वाले हैं जिसमें आपका अक्टूबर मंथ जो है पूरा कवर होने वाला है, प्लस सितंबर के कुछ वीक्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा आपका अगला प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड अगेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
ओम पेम चौंडेन्स फॉरेन सेक्रेटरी है ऑफ रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, 2 डे ऑफिशियल विजिट पे आए हैं इंडिया में इन सितंबर 2025 में। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है उनका प्लान है कंस्ट्रक्ट करने का 89 किलोमीटर लॉन्ग 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स बिटवीन भूटान एंड एस्टिमेटेड उसका कॉस्ट कितना है 4033 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंटल असिस्टेंट मतलब मदद करेंगे उनके 13th ईयर का जो प्लानिंग है उनके लिए। ठीक है, आंकड़े देखो। उसके बाद भूटान का जो यहाँ पे पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रोजन पावर प्लांट लिमिटेड, ठीक है, हाइड्रोजन पावर प्लांट लिमिटेड है, उसके लिए कुछ सहायता की गई है। तो ओवरऑल जो ये खोलेंगछू हाइड्रो पावर लिमिटेड है उसने साइन किया है लोन एग्रीमेंट वर्थ 4,829 करोड़ का। भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये ऐसे स्टेटमेंट कुछ देते हैं तो आपको कभी भी पढ़ते समय आंकड़ों पे लक्ष्य केंद्रित करना होता है। जहां पे यहाँ पे देखिए आंकड़े हैं फिर किलोमीटर्स, तो पहले आंसर देख लेते हैं क्या है। चलिए, यस, अगेन ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए विस्तार में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये परियोजना, क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि आजादी के बाद अपने विदेश संबंध बनाने वाला भारत किसी से बनाया तो वो था भूटान। चलिए बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो जब भूटान के विदेश सचिव जो थे ओम पेमा चौंडेन जो कि भारत आए थे, तो हमारे भारत के यहाँ पे दिख रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी, इनका नाम है विक्रम मिश्री। इनसे मुलाकात हुई तो इस पूरे परियोजना पे बात की गई है। तो एग्जाम हिंट क्या है? भूटान के जो थे फॉरेन सेक्रेटरी आए, किसने इनवाइट किया? की तरफ से विक्रम मिस्त्री जो है। की आउटकम क्या है? देखिए, 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स, ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंटल असिस्टेंट सहायता निधि कितनी है? 10,000 करोड़। टोटल रेलवे का जो इनका बजट था ये है। उसके बाद टोटल लेंथ कितनी है? 89। रेल लिंक कहाँ पे हो रही है? तो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, बट ये लेस है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वहां से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस करोगे तो बराबर आंकड़ा आ जाता है 4,033 करोड़ का। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के राज्य कौन से जुड़े हुए हैं आजू-बाजू? वेस्ट बंगाल और असम। अब यहाँ पे जो है मैंने बोला था खोलांगशु हाइड्रो पावर लिमिटेड, और भारत की तरफ से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी थी? वो थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनके बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है 4,829 करोड़ का। पर्पस था फाइनेंस कर रहे हैं कौन सा? हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है खोलांगशु हाइड्रो पावर लिमिटेड। तो इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे फैक्ट एंड डेटास था इस प्रश्न के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर था ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर ई। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द अटल इनोवेशन मिशन इन अक्टूबर 2025 टू स्केल अप अटल थिंकरिंग लैब क्रॉस इंडिया? ठीक है, तो चलिए टाइमर भी समाप्त हो चुका है, आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं कि ये चीज क्या होती है। समझो, अपनी समझ को डेवलप करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि अटल इनोवेशन मिशन, इसको बोलते हैं हम एक नीति आयोग का प्लानिंग हमारे भारत देश के लिए किया था। 2016 में ये स्कीम जो थी ये एक नवाचार शुरू किया गया था। अब इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है? अब देखो, देश में क्या है, इनोवेशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। अब इसमें क्या होता है, बच्चे हो गए, छोटे युवा हो गए, उनके स्टार्टअप्स हो गए, उसको एक ऐसा माहौल देना कि वो एक नई सोच जनरेट कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, नए तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें अपनी जिज्ञासा बढ़ाना। अब ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, इसका एम क्या है? देखो, स्कूल में बच्चों के अंदर सोचने, खोजने और बनाने, मतलब थिंक, क्रिएट एंड इनोवेट, इसकी क्षमता को विकसित करना। अब ये जो अटल लैब्स है, इसमें क्या होता है कि स्कूलों में बनाई जाती है। अब यहाँ बच्चों को वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे रोबोटिक्स किट हो गया, फिर 3D प्रिंटर हो गया, सेंसर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज दी जाती है। अब क्या होता है कि इसमें बच्चे जो है वो छोटी-छोटी टीम बनाकर प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं, जैसे स्मार्ट डस्टबिन हो गया, ड्रोन हो गया, ऑटोमेटेड फार्मिंग टूल्स हो गए। ठीक है, तो अगर आंकड़े की बात करें तो 2025 तक पूरे भारत देश में 10,000 से अधिक अटल थिंकर लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं। रही बात हमारे प्रश्न की, तो अपने आप समझ लिया कि क्या होता है अटल थिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। तो यहाँ पे अक्टूबर 2025 में नीति आयोग, ठीक है, का एक जो अटल इनोवेशन मिशन है, और इसमें इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब इस समझौते के उद्देश्य क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बढ़ावा देना। अब जो फ्रांस की कंपनीज होती है और भारत के अटल थिंकिंग लैब्स है, इनके बीच में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना। अब बच्चों को ग्लोबल इनोवेशन की सोच और इंडस्ट्रीज को एक्सपोजर देना, ये इस पूरे आपके मिशन का काम है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि दिल्ली का एक स्कूल है और उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो अटल थिंकल लैब में स्मार्ट वाटर सेविंग सिस्टम बना रहे हैं। अब इसमें IFCCI मतलब आपका जो यहाँ पे इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वो इसकी साझेदारी रहेगा। मतलब फ्रांस की किसी कंपनी के इंजीनियर या एक्सपर्ट उन बच्चों को गाइड करेंगे, उनके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया जा सकेगा, और बच्चों की जो नई तकनीक है उसको उनसे सीखने को मिलेगा। सो ये था आपका पूरा एग्जाम पर का। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन भारत के युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिशन में जो अगेन नए टेक्नोलॉजी होगी उनकी समझ और पूरा आत्मनिर्भरता जो हमारा नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे दिया है, तो उसको लेके ये पूरा प्रोग्राम है। बट याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे नीति आयोग के साथ इसने साइन किया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अंटिल विच मंथ एंड ईयर
has the government of India in October 2025 extended the validity of remission of duties and taxes on exported products road टैप स्कीम? प्रश्न पूछा गया है कब तक एक्सटेंड हुई है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जबकि कोई स्कीम एक्सटेंड होती है। सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी मतलब मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। अब समझते हैं कि क्या चीज है। ओके ओके, चलो सबसे पहले हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ तो स्कीम है जिसको एक्सटेंड की है। अब समझो, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ आसानी से। सबसे पहले ये स्कीम समझते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी भारत में कॉटन की टी शर्ट बनाती है, ठीक है। भारत में क्या बनाती है? कॉटन की टी शर्ट। अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। अब उत्पादन के समय बिजली, डीजल और ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लगा। नंबर 2, अब कंपनी ने टी-शर्ट अमेरिका भेज दी। नंबर 3, सरकार रोड टैप स्कीम के तहत इन टैक्सों का कुछ जो हिस्सा होता है वो वापस देती है। मतलब क्या होता है? इस तरह जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, उस कंपनी को राहत मिलती है और उसका माल जो है, जो उत्पादन होता है, वो सस्ता होकर ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा बिकने योग्य हो जाता है। समझे आप? ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्कीम है, इसका पूरा नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2021 से की गई थी। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब सरकार ने इसे एक्सटेंड किया है, यानी इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है ताकि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको लगातार यहाँ पे लाभ मिलता रहे। इस स्कीम के उद्देश्य क्या है? अब देखो, जब भारत से कोई सामान विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर भारत में कई तरह के टैक्स और ड्यूटीज पहले से लग चुके होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बिजली टैक्स, फ्यूल टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स और सेंट्रल स्टेट टैक्सेस। अब ये टैक्स एक्सपोर्ट के समय रिफंड नहीं होते, ठीक है? जिससे जो भारतीय उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो महंगे पड़ जाते हैं और विदेशी बाजारों में जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए ये जो रोड टैप स्कीम है, इसको लगाकर सरकार इनके छिपे हुए टैक्सेस को वापस मतलब रिडेप्ट करती है, ठीक है? रिडेप्ट करती है ताकि जो भारतीय निर्यात होता है, ठीक है? वो और फ्लेक्सिबल हो, सस्ता हो और बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। सो इंपॉर्टेंट रहो। अब इसका असर क्या होता है? जब भी कोई स्कीम पढ़ो उसका भारत पे असर समझो। भारत पे इसका असर होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मतलब क्या होगा? विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो दूसरा आपका जो मुद्दा है वो होता है रोजगार। खासकर देखो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, वहां पे उस जैसे सेक्टरों में रोजगार बढ़ेंगे और भारत की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी और मेक इन इंडिया जो मिशन है उसको मजबूती मिलेगी। सो अगेन दिस एक्सटेंशन रिफ्लेक्ट इंडियाज ऑनगोइंग एफर्ट टू बूस्ट, जो मैंने अभी बताया, मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट, प्रमोट ईज ऑफ ट्रेड एंड सपोर्ट सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो ये रहा आपका प्रश्न और इसका उत्तर। मार्च 2026 तक ये जो है स्कीम, इसको एक्सटेंड किया गया है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on pulses and rabi crops in September 2025. The cabinet approved higher minimum support price for 6 key rabi crops: wheat, barley, gram, lentils, rapeseed, mustard, and safflower to provide better returns to farmers. Government of India aims to expand the area under pulses cultivation from 242 lakh hectare to 310 lakh hectares by 2030 to 31. Okay. Third statement, the mission Atmanirbharta in pulses include assured procurement of tur, urad, मशहूर अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस ऑफ पीएम आशा। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड है। शांति से पढ़ते हैं, दिमाग को शांत रखो। यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसाता है। फंसाता कहाँ पे? या तो वो आपको यहाँ पे ईयर्स में फंसा देगा, या फिर आपको यहाँ पे बोलेंगे 6 की रबी क्रॉप्स है, ठीक है? या प्रोक्योरमेंट में 3 दाल की जगह चौथा दाल का नाम दे देगा। पहले आंसर देखते हैं क्या है। चलो, इसका ऑप्शन है सभी सही है, ठीक है? देखो स्कीम है, मैं आपको मॉक ऐसे तरीके से कराऊं कि स्कीम्स भी समझो, एलिमिनेशन भी समझो और अटेम्प्ट कैसा करना है वो भी। पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, जब हमारा पहले बजट की बात करते हैं, जब हमारा बजट आया था 2025 का फरवरी के बाद उस महीने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें 6 साल का एक प्रोग्राम लाना है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस पे। अब इस पल्सेस मिशन को एक्सटेंड किया गया है, मतलब यहाँ पे लागू करा गया है। सबसे पहले ये जो है व्हाई, ठीक है? जब भी कोई चीज़ पढ़ो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चंस पे खेलो। व्हाई, भारत में क्या ज़रूरत है भाई अब इस मिशन की? देखो, अब ये भारत में जो दाल होती है, ये सबसे पहले तो आपका जो पौष्टिक स्रोत है, ठीक है? ये एक हेल्दी स्रोत है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे हमें हमारे देश में सेल्फ रेजिलिएंट बनना है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस पल्सेस इंपोर्ट्स टू बूस्ट फार्मर इनकम एंड सिक्योर इंडियाज न्यूट्रिशन, कि आत्मनिर्भर बने, खुद के देश में खुद का प्रोडक्शन करे और हमारे भारत देश के किसानों को प्रगतिशील बनाए। टेन्योर क्या है? 6 साल, 2025 से 2031 तक। फोकस किस क्रॉप्स पे रखा गया है? तूर, अरहर,
उड़द, मसूर, ओके। जिसके बाद नोडल मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। एवरेज यील्ड जो है ये रखा गया है 1130 प्रति हेक्टर। उसके बाद हमने प्रोडक्शंस क्या रखा कि ये जो पल्सेस है इनका 35 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पे रखना है। कल्टीवेशन एरिया एक्सपांड करना है 310 लाख हेक्टर्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, प्रोक्योरमेंट की बात की गई है और एमएसपी जो है एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हम दे रहे हैं किसानों को इस स्कीम के तहत? जी हाँ, जैसे एजेंसी लाइक नाफिड है, एनसीसीएफ है, ये बाय करेंगे, ठीक है। ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% फार्मर्स का जो प्रोडक्शन होगा अगले 4 सालों के लिए, ठीक है, अंडर द पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो इंश्योर करेंगे कि न्यू मतलब मिनिमम आपको यहाँ पे सपोर्ट प्राइस मिले। उसके बाद अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट की इन्होंने बात की है वो है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंटली आपको पूछेगा एग्जाम में। मुख्य दालें कौन सी है? तुअल की, उड़द की, मसूर की। खरीद की गारंटी मतलब अगले 4 वर्षों में 100% खरीद कर उन 3 दालों की जो है वो यहाँ पे करना है। इसके बाद पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, वो है साथी, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि आपको ये पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट निकाल लेने का है और ये जो है की पॉइंट जो है पूरे क्वेश्चन का वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इन अक्टूबर 2025, ओके, एयरबस अलोंग विथ विच अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन एफएल इन वैमंगल कर्नाटका टू मैन्युफैक्चर एयरबस, ठीक है, ये नाम है एयरबस H125 हेलीकॉप्टर, ओके। तो किसके साथ हो रहा है ये डील, कौन बना रहा है? तो वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। जी हाँ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न दूसरे एंगल से भी पूछते हैं। देखिए अक्टूबर की न्यूज है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मॉक है अक्टूबर को टारगेट लेके चलेंगे, बैक टू बैक 2 टेस्ट आएंगे जिसमें अक्टूबर मंथ कवर होगा। टाटा एडवांस सिस्टम की बात करें तो ये एयरबस इनका जो ये बनाते हैं कि हेलीकॉप्टर के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो एयरबस अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन इन कहां पे? वमांगल कर्नाटका टू मैन्युफैक्चर द एयरबस। किस चीज को बना रहे होगा? H125 हेलीकॉप्टर, ओके। सो मार्किंग का सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनहांसिंग द इंडिजिनियस, का मतलब क्या होता है? हमारे देश में स्व खुद से बना हुआ, किसी फॉरेन कंट्री पे निर्भर नहीं है, इंडिजिनियस एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया। दिस विल बी एयरबस सेकंड असेंबली प्लांट, ठीक है। एयरबस का ये सेकंड असेंबली प्लांट होगा विद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन इंडिया आफ्टर द C29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूनिट इन वडोदरा गुजरात। तो एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि इसके पहले जो एयरबस है वो टाइप किसके साथ हुआ था? सेम कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लेकिन कहां पे? वडोदरा गुजरात। कौन सा हेलीकॉप्टर बनाया था उन्होंने? ठीक है, C295 का जो ट्रांसपोर्ट किया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है H125, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछने की बहुत संभावनाएं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इन अक्टूबर 2025 हैज बीन डिजाइन्ड बाय एंड डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जी हाँ, हमारे देश के मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए एप्लीकेशन हो गया, पोर्टल्स हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अक्टूबर में लॉन्च हुआ, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थे? अभी क्वेश्चन घुमा के क्या दे सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन बता देता, लेकिन आपको बोलता कि एप्लीकेशन का नाम। तो देखिए अपने दोनों वे से अपने नोट्स बनाते चलिए, ओके। अब उसके बाद बात करें तो इसका आंसर क्या होना? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब 1, 2 और 3। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि अक्टूबर में हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर इनके पास है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड आपके एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन ऐप। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ है। अब ये न्यूली लॉन्च एप्लीकेशन, ये पार्ट है माय भारत प्लेटफॉर्म पोर्टल का, ठीक है। ये जो माय भारत प्लेटफॉर्म पोर्टल है इसके साथ ये टाई अप करके मतलब गवर्नमेंट के ही अंदर ये एप्लीकेशन अब लाया गया है, पोर्टल से अब एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से डेवलप किया गया है। द न्यू मोबाइल ऐप इज डिजाइन एंड डेवलप बाय द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके अंदर हुआ है ये डेवलप? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की एक विंग है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और किस मिनिस्ट्री का ये पायलट प्रोजेक्ट है? तो ये है आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सीधा ही पूछेगा एप्लीकेशन है भैया कौन से, किसने बनाया है, डिजाइन किसने किया है, बस इतना ही। ओके, अगला आपके सामने प्रश्न है। इन अक्टूबर 2025 जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अनाउंस किया है न्यू मुंबई नवी मुंबई, ठीक है, न्यू नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका नाम चेंज हुआ है। तो याद रखिए जब भी ऐसे कोई नाम चेंज होते हैं, कुछ भी अपडेट आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। चिंता मत कीजिए, बैंकिंग की, इकोनॉमी की आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे है। पहले कंफर्ट जोन में लाना है कि सरल प्रश्न, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि जब वो बैंकिंग के आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी पेस स्लो हो जाती है। पहले इस प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। ओके, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज द लोकनेते दिनकर बालू पाटिल, डीबा पाटिल भी इसे कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने।
Name the district that was declared in October 2025 as India's first child marriage free district after achieving zero reported child marriage cases across all 436 ग्राम पंचायत and 9 urban local body. भारत का पहला ऐसा कौन सा जिला है जो घोषित हो चुका है चाइल्ड मैरिज फ्री? ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री। तो ऑप्शन नंबर आपका जो रहने वाला है इसका उत्तर वो है आपका बलोद डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने ये कामयाबी हासिल की है। बहुत ही बेहतरीन पहल है यहाँ पे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वाक़ई में मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन होता है हमारे यूट्यूब पे, उसे क्लिक करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तब भी जब भी ऐसे वीडियोज़ आए, तब आपको नोटिफ़िकेशन आए। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्लिक करके जॉइन कीजिए ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ से आप तक पहुँचा सकूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूथ फोकस इनिशिएटिव लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2025 न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है पीएम मोदी लॉन्च पीएम सेतु। पीएम सेतु का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। प्रधानमंत्री स्केलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़। ओके, मैंने पहले बोला था कि आंकड़े जहां है वहां पे अपने को सावधान होना है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इनॉग्रेटेड 1200 vocational skill labs, okay, established in 400 Navodaya Vidyalayas and 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस 38 यूनियन टेरिटरीज। आंकड़े वाला यहाँ पे एक नया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें बिहार रिवैम्प्ड मुख्यमंत्री निश्चय सम्मान सहायता भत्ता योजना ऑफर्स 5 लाख गारंटीड यूथ्स a monthly allowance of Rs 2000 rupees for 2 years। ओके, पढ़ लिया, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं। अगला जो आपके सामने ऑप्शन आता है वो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी तो सही है, अब बाकी के दो क्यों गलत है? अब अगर मैं गैस करूं, ठीक है, मैं गैस करूं तो मुझे लगता है कि देखिए आंकड़े हैं, यहाँ पे कुछ फेरबदल होने की संभावना है, यहाँ पे कुछ फेरबदल, ये इस 5 लाख में कुछ संभावना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है कि गलत हमारे दो ऑप्शन नंबर 1 एंड सी, ए एंड सी क्यों गलत हुए और ऑप्शन नंबर बी ही सही क्यों है। चलो, आपने यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ का है और इधर अलावेंस बोला है 2,000 का और 5 लाख के आपके ग्रेजुएट। ओके, चलो पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था देखो, ओके, पहले ही मिल गया। अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी ने यूथ फोकस इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे 62,000 करोड़ से ज्यादा विज्ञान भवन में इसको इनिशिएटिव को पैसा दिया गया है। अब आते हैं असली पॉइंट पे। पीएम जो नरेंद्र मोदी, इन्होंने पीएम सेतु का एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसको लॉन्च किया है। 60,000 करोड़ का मैंने बोला इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है 50,000 करोड़। तो आंकड़े जहां दिखते हैं वहां पे पहले ही सावधान हो, ये होता है फायदा मॉक सॉल्व करने का। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद बोलते हैं कि पीएम विल इनॉग्रेटेड 1200 वोकेशनल स्किल लैब एस्टेब्लिश इन 400 नवोदय विद्यालय एंड 200 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल जो स्कूल्स होते हैं अक्रॉस 34 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्यों गलत हुआ है। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही था। अब फिर से आ जाते हैं हम जो मुख्यमंत्री निश्चय सम्मान स्वयं सहायता भत्ता योजना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि ये जो योजना है इसमें 5 लाख ग्रेजुएट और उनको प्रति महीने 1,000 रुपए 2 साल के लिए दिया जाएगा। 5 लाख 1,000, 5 लाख 1,000, 5 लाख तो सही है भैया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो गया। 2,000 रुपए नहीं, 1,000 रुपए। तो खुद नरेंद्र मोदी जी ने हमको यहाँ पे चेताया था कि बेटा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही निकला। तो ऐसे कुछ पढ़ो, ऐसे कुछ तरीके से आपको मॉक सॉल्व करना है और यहाँ से आप सीखो कि जब भी एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दो, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जहाँ पे आता है, बैंकिंग की करंट अफेयर्स आते हैं, आंकड़े जहाँ आता है वहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, चलो। अंडर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं टीईपीए, ठीक है, टीईपीए between India and European Free Trade Association (EFTA) that came into force October 1, 2025. Question है how much foreign direct investment FDI has EFTA pledged to attract in India over the next 15 years, right? चलिए आंसर देखते हैं क्या है इसका। सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका 4 दैट इज 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। क्वेश्चन आपको पता चल गया, आंसर पता चल गया। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे ये प्रश्न करता कि चलिए बताइए ईएफटीए के मेंबर्स कंट्री कौन है। ये भी आपका एक ट्रिक होता है। तो देखिए यहाँ पे मेंबर्स कंट्री है ईएफटीए के। पहला है स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट है नॉर्वे, थर्ड है आइसलैंड, फोर्थ है लिechtenstein। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, प्लीज माफ कर दीजिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इंडिया एंड ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है, जो कि एक पार्टनरशिप ड्राइविंग ग्रोथ है, जॉब देने वाला है और ग्लोबल पार्टनरशिप को मदद करने वाला है। 100 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब की यहाँ पे अगले 15 सालों के लिए हमारा विजन है। एक्सपोर्ट बूस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर बात करें तो ग्लोबल एसेस गुड्स सर्विसेज के लिए
है, ठीक है। और प्राइवेट की बात करें सेक्टर में तो बूस्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट अक्रॉस आईटी बिजनेस सर्विस एजुकेशन एंड ऑडियो विजुअल्स, राइट। सो ये यहाँ पे हो रहा है। 1 अक्टूबर की न्यूज है, हमारा यही सेशन अक्टूबर बेस्ड है, बैक टू बैक 3 टेस्ट आने वाले हैं, उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, चूज द करेक्ट थीम एंड इंटरनेशनल कॉफी डे। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है, लेकिन नया पैटर्न है, देखिए। चूज द करेक्ट थीम of International Coffee Day, celebrated globally on October 1 to highlight fair trade, sustainability and the importance of coffee growth. हमको पता है कि अक्टूबर 1 को हम मनाते हैं कॉफी डे। थीम क्या थी? थीम थी एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चलिए। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ड्यूंगोंग conservation reserve located, which was formally recognized by IUCN during the World Conservation Congress 2025 in September 2025, राइट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में हुई, जिसे आईसीयूएन ने रिकॉग्नाइज किया, हमारे भारत देश का पहला ड्यूंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये प्राणी जो दिख रहा है आपको, ये प्राणी जो दिख रहा है एक समुद्री जीव हम मानते हैं इसको, इंटरनेशनली यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन ने यहाँ पे बोला है कि भारत का पहला ड्यूंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है आपके पलक बे, तमिलनाडु में, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ओके, अब ये आपको जो प्राणी दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरीके का होता है बेचारा। ये जो आईयूसीएन की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का समिट हुआ, ये अबू दुबई में हुआ है, अबू धाबी। ये आपका ड्यूंगोंग्स दिख रहा है, ऐसा कुछ प्राणी रहता है। 25 सितंबर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर आईयूसीएन जो हुआ है, ये आपके अबू धाबी में हुआ है। फॉर्मली अडॉप्टेड ए मोशन रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट ड्यूंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बाय कहाँ पे, पाल्क बे, तमिलनाडु में, राइट। उसके बाद मोशन वाज प्रपोज बाय, ये जो ओमकार फाउंडेशन होता है उसकी तरफ से मोशन दिया गया था और जीता भी कि यहाँ पे ये जो है हमारे भारत देश में होना चाहिए। और 98% गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, 94% एनजीओ ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फेवर में वोट किया। तो आपका आंसर जो था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द पल्क बे, तमिलनाडु, राइट। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन विथ विच द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका पीएफआरडीए हम कहते हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनपीएस दिवस, ठीक है। एनपीएस दिवस हाल ही में मनाया गया on October 1st to enhance pension and outreach the agriculture and the rural sector। मैं अगर आपको बिना ऑप्शन दिखाए इसको कैलकुलेटेड तुक्का, मतलब पढ़ने लिखने वाला तुक्का, हाँ, जय माता दी वाला नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कि एनपी दिवस मनाया, मेमोरेंडम साइन हुआ पेंशन फंड और किसी के बीच में। पेंशन एनहांस किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर की, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि की। क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है? नहीं। क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी ये ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है? नहीं। आरबीआई करता है? नहीं। नाबार्ड कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। और यहाँ पे सिडबी, अब भाई सिडबी का लेना देना ही क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर सही उत्तर माना जाए तो होता है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी जो पेंशन होते हैं इसको एनहांस करने के लिए रूरल क्षेत्र में इसको लाया है ऑन ओकेजन ऑफ एनपीएस दिवस। ये आपको जो पर्सन दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 एंड नंबर 3। पहले तो आपको पता होंगे कि हमारे ताई निर्मला सीतारमन जी जो रिस्पेक्टेड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कभी कभी अपॉइंटमेंट पे प्रश्न पूछता है तो नंबर 1 पर्सन कौन से हैं, तो एमओयू वाज एक्सचेंज बिटवीन, तो यहाँ पे शिवा सुब्रमण्यम जो है, ठीक है, ये चेयर पर्सन है आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। उसके बाद जो है नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 बोल सकता हूं मैं। तो याद रखिए जो आपके एक बेहद साउथ के फेमस सुपरस्टार है रजनीकांत, उनकी पिक्चर आई थी शिवाजी द बॉस, तो उनसे इनको जोड़िए, शाहजी के भी स्टैटिक्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया हिंदी में वही इंग्लिश में आपके सामने है, प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। ऑबिचरीज, पद्म विभूषण अवार्डी पंडित छन्नूलाल मिश्रा who passed away in October was conferred the Padma Bhushan at 2010 में उनको मिला था, पद्म विभूषण 2020 में मिला for his contribution in field of। तो आपके सामने उनका आंसर पहले से ही आ चुका है, तो बोनस मार्क है। तो ऐसे पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन से क्षेत्र से है, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऑर्बिचरीज आई है, उसको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया हूं, तो ये मत भूलिए कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कुछ कंटेंट टेलीग्राम पे आ रहा है तो वो काम का नहीं है, आपके एग्जाम रिलेवेंट ही डाटा कुछ यहाँ छूट जाता है तो हम वहां पे, और बच्चे उसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ सारे आपको अपडेट्स वहां पे जल्दी से मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। इन सितंबर 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आगे बैंकिंग के प्रश्न, अब यहाँ से लाइन से लगेंगे बैंकिंग और फाइनेंस के प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज पेनाल्टी, ये जब भी पूछता है, देखो इसके पहले आपको पता है पिछले क्लर्क के एग्जाम में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो हुआ था उस पर फाइन कुछ आया था, ठीक है, पेटीएम पे, तब ये पूछा है। तो इस बार भी एक पेनाल्टी पड़ी है 31 लाख, ठीक है, 30
1.8 लाख की, ठीक है, ऑन विच बैंक फॉर इट्स नॉन कॉम्प्लायंस विद डायरेक्शंस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो पीएसएल के यहाँ पे कॉम्प्लायंस है, नॉन कॉम्प्लायंस, उनके डायरेक्शंस को इन्होंने फॉलो नहीं किए, एंड क्लासिफिकेशन, राइट। सो आपका ऑप्शन जो है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो यहाँ पे कितने लाख की पेनल्टी पड़ी है ये भी पूछते हैं, तो आपका सही उत्तर जो तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको नया पैटर्न का एक लाया हूं, यहाँ पे भी ऐसे प्रश्न दिखते हैं, मैच द पेयर्स, ठीक है। मैच द पेयर्स तो 3 स्टार है, तो ये तो पूछना ही पूछना है उनको, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड, देखिए यहाँ पे 57th एंड 4th बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ पे हुई, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी। फाइनेंशियल ईयर किसके लिए, 2025-26 के लिए, सितंबर 2025, ठीक है, 29 ये जो तारीख है, और अक्टूबर 1, इन दिनों में चली। मैच द फॉलोइंग आरबीआई पॉलिसी विद इंटरेस्ट रेट अनाउंस ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट उस मीटिंग के दौरान फाइनलाइज किए गए थे। तो चलिए, आपके पास समय समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपने ये अपडेट अभी तक पढ़ लिया होगा, नहीं भी है तो अभी पढ़ लीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही उत्तर होने वाला है। तो जो आपका रेपो रेट है, ठीक है, आपका जो रेपो रेट है वो कितना है, यहाँ पे आपका रेपो रेट है वो है 5.50% पे। ऑप्शन नंबर बी की बात करो तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, ये कितना है आपका 3% का। उसके बाद आपका थर्ड जो एसएलआर है वो कितना है, वो है आपका 18%। आपके जो बैंक रेट है वो क्या है, वो है 5.75%, ठीक है, 5.75%, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, एसडीएफ जिसे हम बोलते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द 5.25%, ठीक है। एक बार याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये आया है। ये पॉलिसी हुई है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि कभी-कभी वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए, ये जो मीटिंग है, इनके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर्स हैं, ये कौन-कौन थे? तो देखिए, नागेश कुमार, श्री सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और श्री इंद्रनील भट्टाचार्य। अगर यहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा तो यहाँ से 2 लोगों को ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लोग होते हैं। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है न्यूली अपॉइंटेड आपके डेप्यूटी गवर्नर है, और श्री इंद्रनील भट्टाचार्य कौन है? ये हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 57th फोर्थ बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग की है, जिसमें अगर बात करें तो ये वैश आपका जो वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसके लिए सितंबर 29 से 1 अक्टूबर तक ये चली थी, जिसके चेयरमैन थे श्री संजय मल्होत्रा सर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, हाउ मच लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रेल है, ठीक है, रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश एमपी बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। जब भी कोई ऐसी बॉडीज लोन देती है हमारे देश में, तो ये आता ही आता है प्रश्न। तो चलिए, कितना अमाउंट दिया गया है याद रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी विच इज 190 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसने अप्रूव किया है लोन, तो मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन सितंबर 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया announced a new scheme available from dash to dash for facilitating accelerate payout to ensure faster settlement of inoperative accounts and unclaimed deposit linked with banks। सबसे पहले 2 चीज़ समझते हैं, इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉज़िट क्या होते हैं, उससे पहले आंसर जान लो आप। ये डेट है 1 अक्टूबर 2025 से सितंबर 30, 2026 तक इसको यहाँ पे स्कीम अवेलेबल करा दी गई है। ध्यान स्क्रीन की तरफ रखो और मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिए। सबसे पहले समझो कि ये अनक्लेम्ड डिपॉज़िट क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉज़िट वो आपका डिपॉज़िट होता है, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, जो भी रिकरिंग डिपॉज़िट सब, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक उस खाते में कोई लेन-देन नहीं करता, वो होता है अनक्लेम्ड डिपॉज़िट। मतलब क्या होता है, पैसा जमा रहता है। अब रिजर्व बैंक क्या कहता है? रिजर्व बैंक कहता है जानकार बनो, सतर्क रहो। नहीं, रिजर्व बैंक के अनुसार अगर 10 साल से ज्यादा समय तक खाते में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, जैसे कि पैसा निकालना, डालना, अपडेट करना, तो वो बैंक उस खाते को इनऑपरेटिव या इनएक्टिव करता है। अब समझे दूसरा पॉइंट ये है कि इनऑपरेटिव अकाउंट क्यों? क्या? अब ये वही खाता है जिसमें 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि जो खाता धारक होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग अपने पुराने खाते भूल जाते हैं या खाता किसी पुराने ही पत्ते या ब्रांच में खुला होता है। अब आपने समझ लिए कि अनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे ये स्कीम आई है, ये जो स्कीम है, यहाँ पे ऐसे सभी अनक्लेम और इनऑपरेटिव खाते जो होते हैं, वहाँ से पैसा जो है वो जल्दी और आसान तरीके से सही व्यक्ति तक पहुँचाना। अब इन स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेट पे आउट टू एंश्योर फास्टर सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट है, ठीक है, ये जो है आपने पढ़ा।
ठीक है? अब इस स्कीम के उद्देश्य क्या है? पहले देखो, पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग करते थे कि अपने पुराने या जो निष्क्रिय, ठीक है? जो कि अकाउंट आपके निष्क्रिय है, उस खातों में पैसा निकालना मतलब बहुत दिक्कत होती है। पहले जो लोगों के अकाउंट थे पुराने या जो निष्क्रिय खाते हैं, उस वहाँ से पैसा निकालना बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्यूमेंट, ब्रांच विज़िट, वेरिफिकेशन बहुत समय लगता था। अब आरबीआई ने नई स्कीम से फास्ट सेटलमेंट लाने को यहाँ पे बोला है। अब यानी क्या होगा? अब यानी क्या होगा? जो पैसे वर्षों से अटके हैं, ठीक है? इतने सालों से अटके हैं, इतने सालों से जो पैसे हैं वो फ़ास्टफुली उस अकाउंट से निकले, सही व्यक्ति को मिले। कैसे काम करेंगी स्कीम? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं, ऐसे खाते का डेटा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लाओ। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा डेटा आ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य किसी भूले खाते या कोई मरे हुए रिश्तेदार के खाते का हकदार है, तो वो ऑनलाइन आवेदन करके जल्दी क्लेम कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएँगी, स्पीड आएँगी, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है? ये आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर तक इसको यहाँ पे मतलब डेट दे दी है। ठीक है? अनक्लेम्ड डिपॉज़िट जून का आंकड़ा है 67,000 करोड़ रुपीज़ अभी पड़े हैं। उसके बाद बात करूँ तो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट को सेटलमेंट करने के लिए एक पोर्टल लाया गया था जिसका नाम है उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉज़िट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो ये था आपका प्रश्न और ये थी उसकी जानकारी दोस्तों, ओके? तो आशा करता हूँ आपको ये जो प्रश्न है ये समझ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द ऑर्गनाइजेशन वाज़ ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन स्टेटस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन अक्टूबर 2025 फॉर एसेट एंड लोन, ठीक है? फॉर एसेट्स एंड लोन फाइनेंसिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है? तो चलिए क्या है इसका जो सही उत्तर है, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसआरओ का जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ग्रांट किसको दिया है? इसका ग्रांट दिया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ का स्टेटस दिया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी को, राइट? द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी for asset and loan financing non-banking financial companies registered with Reserve Bank of India. अब this resignation was granted under the aegis of Reserve Bank of Omnibus Framework for Recognition of SRO as regulated entities of the Reserve Bank of India. तो ये थोड़ा सा स्टैटिकल चीज है, बस आप याद रखो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ पे एसआरओ का स्टेटस अक्टूबर मंथ में मिला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ओके दैट कोलैबोरेटेड विद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलैबोरेशन हुआ है सेबी का और यहाँ पे किस ब्रांच का, टू डेवलप वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स। देखिए यूपीआई हैंडलिंग वैलिड होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। उसके बाद सेबी चेक, तो ये दो प्लेटफॉर्म यूपीआई हैंडल्स सेबी चेक इनिशिएटिव से दो इनिशिएटिव है, ये अक्टूबर में लॉन्च किए गए थे। मजबूती लाना इन्वेस्टर के पेमेंट को, जो इन्वेस्टर की पेमेंट होती है उसको सिक्योरिटी, तो ये दो जो इनिशिएटिव है ये कौन से किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? सेबी का। तो ऑप्शन नंबर 3 विच इज अ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर सेबी ने दो नए टूल लॉन्च किए हैं, वैलिडेट यूपीआई जिसका हैंडल @वैलिड दिखेगा और सेबी चेक। इससे इन्वेस्टर्स की जो पेमेंट है उसको मजबूती और सिक्योरिटी मिलने वाली है। जो मैंने अभी आपको हिंदी में पढ़ाया हूँ वही इंग्लिश में है, पॉज करके एक नजर घुमा लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। दो इनिशिएटिव है किसके? सेबी के और एनपीसीआई के साथ इनका टाई अप हुआ है, ठीक है? कोलैबोरेट हुआ है किस चीज के लिए? अबाउट यूपीआई, जो आपका हैंडल है सेबी ने नया एक्सक्लूसिव @वैलिड यूपीआई आईडी लाया है। जो कौन लोग रहेंगे? जो ब्रोकर्स है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है, ये आपको यहाँ पे पेमेंट करते हुए नजर आएंगे। फिर सेबी ने कंफर्म किया कि द मेजर ब्रोकर कवरिंग 90% ऑफ इन्वेस्टर अलोंग विद द ऑल एमएफ्स having already adopted the valid @valid UPI handle। और SBI चेक क्या है? दिस इज अ सेल्फ वेरिफिकेशन टूल enables investors confirming the authenticity सेबी रजिस्टर्ड entities before making payment, राइट? ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द बैंक दैट पार्टनरशिप विद उमंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूथ फोकस डिजिटल बैंकिंग ऐप, राइट? यूथ फोकस डिजिटल बैंकिंग ऐप, ये जो कॉस्मोस गलगल ऐप है, ठीक है? ये जो है पार्टनरशिप हुई है उन्नत, ये जो प्रोनाउंसिएशन है प्लीज अगेन इसको करेक्ट कर लीजिए, सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, तो किसने लॉन्च किया है? ओके तो ये जो ऑप्शन है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का जो ऐप है, ये गलगल ऐप जो है ये याद रख लीजिए, कॉस्मोस गलगल ऐप ये कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ इसने टाई अप करके लॉन्च किया है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें खासियत क्या है इन अकाउंट की, ठीक है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक ने पार्टनरशिप किया है सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसने कॉस्मोस गलगल ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला युवा फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन ऐप इन्होंने लाया है। इस अब एप्लीकेशन में क्या होगा? ये आपको प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेटेड केवाईसी, नो योर सिस्टम कस्टमर। उसके बाद अलाउ करेगा यूजर को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो आप इसमें 15 मिनट के अंदर, कोई भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक 1906 में फाउंड हुई थी। कृष्णा जी सदाशिव गोरे और शंकर हरि बर्वे ये यहाँ पे फाउंडेशन किया था। वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है भारत की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कॉस्मोस टावर पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, नेम द प्रोडक्ट लॉन्च जॉइंटली बाय फोन पे, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में। नेम द प्रोडक्ट लॉन्च जॉइंटली बाय फोन पे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, जो आपका बैंक है अक्टूबर में ही हुआ है, जिसमें फोन पे ऐप है, ठीक है? उसने फिक्स डिपॉजिट ये ऑफर कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट एफडी बैक क्रेडिट का क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, ठीक है? तो प्रोडक्ट क्या है?
वो दिखते हैं, वो है आपका विश क्रेडिट कार्ड। तो ये लॉन्च हुआ है, ठीक है? याद रखिए विश क्रेडिट कार्ड है, जिसका किसके साथ ये लॉन्च हुआ है जॉइंटली? फ़ोनपे प्लस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, ओके। ठीक है? यही मैंने अभी बताया हूँ, इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, ठीक है? ओके। इम्पोर्टेंट एक चीज़ है इसमें, बस कार्ड इश्यू होता है रुपे क्रेडिट कार्ड की तरफ से, ठीक है? बाकी फिर वही है कि कितना लिमिट से शुरू हुआ है और क्या कौन-से सिटीज़ में ये टायर 1, टायर 2 में 2 एंड 3 में चलता है। क्या चीज़ है? ये इतना नहीं पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे, फ़ोनपे ने किसके साथ ये जो ऐप है, जो कार्ड है जिसका नाम है विश क्रेडिट कार्ड, ये इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। What is the India's gross domestic product (GDP) in both financial year 2025-26 to 2026 to 2027 forecasted by again देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे हमारी जीडीपी का अनुमान लगाया है और एक रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ ग्रोथ स्लो एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टेक्स शेप सितंबर 2025 रिलीज हुई थी सितंबर 2025 में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 6.5% का यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो ग्रोथ है वो हाल ही में बताई है अक्टूबर के मंथ में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अनुमान से, ठीक है? तो ये बहुत ही बार पूछते हैं, तो याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है आपके सामने इसका डेटा जो अभी मैंने बोला आपको, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने देश में, भारत में दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है एट मीगला पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ फिट इन लद्दाख अंडर द प्रोजेक्ट हिमांक। देखिए प्रोजेक्ट है हिमलांक, उसके अंतर्गत दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है मीगला पास, जो कि आपके लद्दाख में है। अब इन्होंने पूछा है कि कितने हाइट की अल्टीट्यूड पे वो रोड बना है, तो वो है, ठीक है, 19,400, ठीक है, फीट, ठीक है। ये जो फीट पूछा था ना कितने फीट हाइट पे है, तो वो है 19,400। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने भारत के आर्मी ने रोड तैयार किया है। अचीवमेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं 100% होती है। ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, जो अभी आप देख रहे हो। Which city has been declared India's safest city for fourth time consecutively as per the crime in India की जो रिपोर्ट आई है 2023 की 2025 में रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सितंबर 2025। इसका जो सही उत्तर है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। कंजिक्यूटिवली चौथी बार ये टॉप पे रही है, सेफेस्ट सिटी रही है। हाँ, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से आता है, ठीक है। पहली सिटी है जो सेफेस्ट है कोलकाता, दूसरी हैदराबाद, तीसरी पुणे, चौथी है मुंबई, पांचवी है कोयम्बतूर, छठवीं है आपकी चेन्नई, ठीक है। तो कोलकाता ने रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है, लैक्स में होता है 83.9 लैक्स के बीच में, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट जो है वो बनाता है आपका नेशनल क्राइम ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। सितंबर 2025 में रिलीज हुई थी, डेटा 2023 का कलेक्ट किया है इन्होंने। क्राइम रिपोर्ट होता है 83.9 कॉग्निजिबल ऑफेंस पर लैक पॉपुलेशन का। सिटी कोलकाता टॉप पे रही है, ठीक है, और ये रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया 2023, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। State the duration of implementation of the 1,500 crore rupees critical mineral recycling incentive scheme whose detailed guideline were issued by the Ministry of Mines इन अक्टूबर 2025। शानदार क्वेश्चन है, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मॉक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज उसको पूरा अटेंड कीजिए। एंड प्लीज मेरे एफर्ट्स के, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट रिलेवेंट है तो बस मुझे रिव्यू दीजिए कि सर कैसा लगा आपको। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ये अच्छी है, हमको और इससे मदद मिल रही है, दैट गिव्स मी मोटिवेशन। सो आते हैं हम अपने आंसर में। इसका जो सही आंसर वो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2030-31 तक, ये जो है यहाँ पे ड्यूरेशन इसका हुआ है। बजट कितना है? 1,500 करोड़ रुपए क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव के लिए। इस स्कीम को मैंने अपने स्कीम्स वाले लेक्चर में समझाया हूँ, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी 2025-26 के लिए सबकी योजना सबका विकास अभियान लॉन्च किया है अक्टूबर 2025 में, टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27, ठीक है। पीपल प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है ये अभियान, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो पीपल प्लान कैंपेन मतलब सबकी योजना सबका विकास 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, और 2 अक्टूबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। ये स्कीम क्या है? देखिए जो ये कैंपेन है, ये कैंपेन एम, ये इसका उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल लोकल गवर्नेंस बाय द एंगेजिंग कम्युनिटी थ्रू ग्राम सभा मीटिंग। ग्राम सभा मीटिंग्स जो आप फोटो में देख रहे हो, एक ग्राम सभा होती है जिसमें गांव के विकास के लिए, गांव के
प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे बातें की जाती है, गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? टैक्सेस गाँव के कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक मेगा पीपल प्लान कैंपेन है जो एम करता है लोगों का सहभाग, ग्रास रूट से जुड़े रहना और गाँव का विकास करना, ओके? तो सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। याद रखना ऐसे कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अभी तक जो भी बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, आपके लिए बोनस मार्क लास्ट में रखा गया है, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखना है एंड आई एप्रिशिएट कि आप इस मॉक को एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? बर्डन लेके नहीं पढ़ने का है क्योंकि मैं हूँ आपके लिए जो कि आसानी से आपको समझा रहा हूँ, ओके? Where was the 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held in September October month? 42nd सेशन हुआ है किस चीज का? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ये कहाँ पे हुआ है, ओके प्लीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी डी सी, ठीक है? मतलब तीसरा ऑप्शन मॉनिट्रल कनाडा, ठीक है? तो यहाँ पे मॉनिट्रल कनाडा में, ठीक है, 42वीं असेंबली हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे भारत के जो एविएशन मिनिस्टर है वो भी पहुंचे हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फाइंड आउट द इंडिविजुअल who is not among the top 5 richest Indian as per the M3M Hurun India Rich List 2025 released in September 2025, right? Find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Hurun India Rich List 2025 released in September। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शाहरुख खान। देखिए हुरुन आपकी जो इंडिया रिच लिस्ट है ये आपके सामने है। आपको कहीं शाहरुख खान का यहाँ पे नाम नज़र नहीं आ रहा है, देखिए। तो ये जो लिस्ट है ये आती है टॉप इंडिया के रिच लिस्ट में, इनकी यहाँ पे वेल्थ दी गई है और ये नाम है। तो पहले टॉप किया है मुकेश अंबानी, उसके बाद गौतम अवधानी, रोशनी नदार, ठीक है? उसके बाद साइरस पूनावाला, फिर कुमार मंगलम बिरला, नीरज बजाज, दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, गोपीचंद हिंदुजा, राधाकृष्णन दमानी, राइट? तो इंपॉर्टेंट है 2025 में ये लिस्ट आई है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द पर्सन, ओके? आइडेंटिफाई द पर्सन who were announced as winner of Nobel Prize in Physiology Medicine in October 2025। नोबेल प्राइज के ऊपर प्रश्न बनने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है किसे मिला है, तो वो है ये तीन व्यक्ति जिनका नाम है मैरी इब्रुक्वेन, फ्रेड रैमस्डेल और शिमोन शोकागुची, ठीक है? तो विक्टर एम्ब्रोज नहीं है, ये लास्ट साल के नोबेल प्राइज विजेता है। तीन यहाँ पे इस साल के हैं, राइट? तो अगर आपने नोबेल प्राइज की वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है, ठीक है? नोबेल प्राइज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी जरूर तो ये रहा वो वीडियो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और यहाँ पे आपको क्लिक बेल आ रहा होगा, इससे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जिसमें हमने यहाँ पे बेस्ट ट्रिक नोबेल प्राइज सारा समझा रखा है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ओके, आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? एमडी की बात की जा रही है और न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ न्यू कैबिनेट, ठीक है, इन सितंबर 2025। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके बाद पूछ रहे कि सीईओ, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूछा गया। देखिए दो लोगों की अपॉइंटमेंट है, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक। उसके बाद पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 विच इज अशनीश, ठीक है, अशनीश पांडे, ठीक है, और उसके बाद है कल्याण कुमार। तो देखिए आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। ओके, आगे बात करते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया इन सितंबर 2025। ठीक है, भारत ने यहाँ पे टोटल 5 मेडल जीते हैं ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है और सेकंड नंबर पे रहा है ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। चाइना ने जीता है ये चैंपियनशिप, मतलब टॉप पे रहा है ऐसा वो मतलब बोला है कि चाइना वन द चैंपियनशिप विद टोटल 12 मेडल, मतलब वही होता है कि वो टॉप पे रहा है। उसके बाद बोला है कि शीतल देवी जो है और तुमान कुमार जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल मेंस एंड मेंस कैटेगरी में, ठीक है, अलग अलग उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और ये तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। मुझे आपको बताना ये था कि ये चैंपियनशिप है, ऐसा-ऐसा इसमें हुआ है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावनाएँ होती है दोस्तों। ठीक है? ओके। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी ये डिटेल्स है। वर्ल्ड आपकी जो पैरा आर्चरी चैंपियनशिप थी, ठीक है? उसके बारे में मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया ग्वांगजू में हुआ है ये। इंडिया ने सिक्योर किया है 5 मेडल्स के साथ 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड पोजीशन। वर्ल्ड कंपाउंड इंडिविजुअल में शीतल देवी ने इतिहास रचा है। फर्स्ट वुमन बने हैं विदाउट आर्म्स, उनके आर्म्स नहीं है, ये फोटो देख सकते हो आप उनके, ठीक है? ये फोटो देख सकते हो। पैर से तीरंदाजी करते हैं, तो उन्होंने विन जीता है यहाँ पे गोल्ड मेडल, ठीक है? ओके, उसके बाद मेंस की बात करें तो तोमान कुमार ने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ओके, आगे बात करते हैं, अब आता है बोनस मार्क आपके लिए। जो भी बंदा, जो भी हमारा स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, ये बोनस मार्क उसके लिए रहते हैं क्योंकि 1 मार्क में बहुत ही सटीक यहाँ पे 2 जो भी करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए, आपके पास समय होता है शुरू अभी, यहाँ से आपके मार्क्स गिनना शुरू करना। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है, वो किन 2 देशों के बीच में हो रही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान। सो इसका सही जो उत्तर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत के बीच में विशाखापट्टनम में यहाँ पे इंडो पैसिफिक नेवल कॉर्पोरेशन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट के मद्देनजर ये आपकी समुद्र शक्ति जो है एक्सरसाइज वो चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखिए
हाल ही में भारत में विज्ञान रत्न पुरस्कार, देखिए ये होते हैं आपके विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम और यहाँ पे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये हाल ही में अवार्ड अनाउंस हुए हैं। तो टू द पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोफेसर जयंत विष्णु नारलीकर, इनको मरणोपरांत, मतलब इनको जो इनका क्या बोलते हैं, पोस्ट्यूमसली, ठीक है, पोस्ट्यूमसली फिजिक्स के रिलेटेड इनको जो है अवार्ड मिला है, जिसको हम खगोल शास्त्र बोलते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्र थे। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नारलीकर विज्ञान रत्न अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड इन 4 कैटेगरीज, जिसको बोलते हैं विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, राइट? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ये थे कुछ मेडल दिखते हैं और ये कुछ नाम है, जिसमें से 2 चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है अरोमा मिशन सीएसआईआर एग्रीकल्चर साइंसेस में, और विज्ञान रत्न का मिला है पोस्टमसली, ये मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नारलीकर को। ओके, अगला आपके सामने फिर से एक और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है प्लीज, एंड अच्छा लग रहा है आपको ये मॉक टेस्ट, तो एक सब्सक्राइब बटन जरूर है, इसे क्लिक कीजिए एंड वीडियो के लिए बस एक लाइक जरूर कीजिए। अगली जो मॉक टेस्ट है, अगर हम 200 लाइक्स जल्दी से पा लेते हैं तो फट से वो वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएंगी। एंड हाँ, ये एक बोनस मार्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तैमूर लेस्ते, ईस्ट तैमूर, तैमूर लेस्ते हैज ऑफिशियली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आफ्टर 14 इयर्स ऑफ वेट, आशियन कंट्रीज, ठीक है, याद रखना। अगला आपके सामने है ग्लोबल इंडेक्सेस, तो यहाँ पे कंपाइलेशन है। चलते चलते एक नजर घुमा लीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38 रैंक पे आया है। टोटल 139 कंट्रीज का कंपैरिजन होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं तो 131 पोजीशन पे रहा है 148 कंट्रीज में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो 130 नंबर पे हम रहे हैं 193 नंबर्स पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो 102, ठीक है, 102 आउट ऑफ 123 यहाँ पे हम रहे हैं। उसके बाद ये एक इंडेक्स आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो यहाँ पे हम 196 कंट्रीज पे आए हैं 180 कंट्रीज पे, ठीक है, टोटल। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो हम आए हैं 85th पोजीशन पे, ठीक है। अगर अ, मैं आपको पूछूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का, इसकी भारत की रैंक क्या है, तो ये अभी यहाँ पे पूरा क्लियर होने का है, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो रैंक है वो हमने की है, ठीक है। ये जो है कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि वो अपडेट अभी होने का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रखिए, हम अगले वीडियो में इसको क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन बाकी क्या परफेक्ट है, क्योंकि ये कुछ रिपोर्ट्स बोलती है कि डेटा 2025 का है, 24 का है, कंपैरिजन चल रहा है, पोजीशन सेम बता रहे हैं दोनों में, तो ये हम अगले वीडियो में इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। बाकी ये तो श्योर एंड शॉर्ट है। नेक्स्ट, एज नवंबर 2025 और नवंबर 24 को जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। बी आर गवई फिलहाल हमारे देश के जो है चीफ जस्टिस वो है। अगर बात करूं तो करंट पोजीशन, ये सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इनका टेन्योर जो है वो एक्सपेक्टेड है नवंबर 24 से, ठीक है, अंटिल हिज रिटायरमेंट फरवरी 2027 में, ठीक है। तो याद रखते हैं मुख्य न्यायाधीश की जो सेवा निवृत्ति होती है अभी चल रही है वो 65 वर्ष की होती है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा है, सीनियोरिटी बेसिस पे ऐसा वहाँ पे उनको लेते हैं। 53rd मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के बनेंगे। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 52 जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बी आर गवई है, उसके पहले थे संजीव खन्ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी अपडेट याद रख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस बाय वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टोटल 22,466 एलिफेंट यहाँ पे पाए गए हैं। टॉप 5 स्टेट की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, असम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरला, उसके बाद उत्तराखंड और आपके उड़ीसा में। तो ये रैंकिंग भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न, अगला इन्फॉर्मेशन बोनस मार्क का आपके सामने कि इंडियन अमेरिकन हिस्टोरियन जिनका नाम है सुनील अमृत वाज नेम द विनर ऑफ द 25th, ठीक है, 2025 की ब्रिटिश अकेडमी, उसका जो बुक प्राइज है, ठीक है, फॉर हिज बुक द बर्निंग अर्थ, ठीक है, तो उनको एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स इससे नवाजा गया है। किससे? ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड। ओके, चलो नेक्स्ट, ओलंपिक की बात करें तो हमारे जो भारत के गोल्डन शूटर है जैसे अभिनव बिंद्रा, ये है, इनका नाम टॉर्च बियरर के रूप में फाइनल हो चुका है, जिसका इटली में ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। 2026 का अगर हम बात करें तो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? ये इटली में, ठीक है, मियालोनो कोरिंटा, ठीक है, कोरिटिना, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसने 2 प्रेस्टिजियस ऑनर्स अवार्ड अपने नाम किए हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस जो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है, और दूसरा बेस्ट बैंक इन इंडिया, ये 2 इन्होंने अपने नाम किए, ठीक है। तो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक और वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बैंक इन इंडिया, बेस्ट बैंक इन इंडिया। अब ये जो अवार्ड है, ये ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड सेरेमनी जो हुई है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एनुअल मीटिंग्स पे, वहां पे अवार्ड दिया जाता है।
उसके बाद बात करें, इंडिया हैज़ एडवांस्ड टू टॉप। भारत ने 9वीं पोजीशन ग्लोबली हासिल की है फॉरेस्ट एरिया में। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट 2025, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो बाली में है। उसके बाद अगर बात करें तो कंट्री हैड आल्सो मेंटेन थर्ड पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फॉरेस्ट गेन, मतलब एरिया हमने बढ़ाया अपने फॉरेस्ट का, रीअफर्मिंग इट्स प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इकोलॉजिकल बैलेंस। टॉप 5 नेशंस विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो रशिया, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका, ठीक है? तो इंडिया मूव्स अप 9th पोजीशन ग्लोबली, ठीक है? फॉरेस्ट के सेक्टर में, एरिया में। यूनाइटेड नेशंस डे हाल ही में हमने मनाया है, इंपॉर्टेंट होता है डेज़ की कैटेगरी में। तो 24 अक्टूबर को हमने यूनाइटेड नेशंस डे यहाँ पे मनाया है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसी अपडेट्स दोस्तों। उसके बाद बात करें तो सियान ताकाची, ठीक है? ये यहाँ पे इन्होंने जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर बनने का खिताब अपने नाम किया है, इन्होंने इलेक्शन जीता है। तो याद रखिए ये भी पूछते हैं। लास्ट यहाँ पे प्राइज़ है, ठीक है? अगेन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ कर दिया जाए। ठीक है? शाकोरो प्राइज़ अनाउंस हुए, विनर है यहाँ पे बेलारूस से और जॉर्जिया से, ठीक है? आंद्रेस ऑकबोट, ठीक है? और माज़िया माग्ले ब्लोबिली, ठीक है? एक बार आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम याद थोड़ा-सा रख लीजिए। अब ये जो है अवार्ड मिला है, ठीक है? अब अगर इस अवार्ड की बात करें, तो ये जो अवार्ड है, ये सिंबल होता है करेज, ट्रुथ और प्रेस फ्रीडम का। अबाउट विनर्स की बात करें, तो ये आपके जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, ठीक है? जेल भी भेजा गया है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो बेलारूस के दौरान वहाँ पे चला था माहौल, उसके लिए। और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ को बरकरार रखने के लिए जो काम करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है दोस्तों। तो ऐसा था हमारा आज का पूरा मॉक टेस्ट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नए जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, उसे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जॉब अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स, क्विज़ेस और फास्ट अपडेट, आप और मैं वहाँ पे एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एक लाइक वीडियो के लिए ज़रूर बनता है, ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में लगा दी है। इसे क्लिक कीजिए और वीडियो का मज़ा उठाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। मिलते हैं अगली मॉक में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।